नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं यतेंद्र शर्मा। बड़ी बहस में आज बात करेंगे पाकिस्तान की उस कायराना हरकत की जिसकी वजह से उसे बार बार मात खानी पड़ी है। चालबाज चीन की उस साजिश की भी बात करेंगे जिसे वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रच रहा है। लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों ये समझ चुके हैं कि 2020 का भारत उन दोनों को एक साथ पस्त करने के लिए तैयार है। बावजूद इसके चीन और पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना ने भारी फायरिंग की है और मोर्टार भी दागे हैं। एलओसी से सटे 3 इलाके केरनी, कासबा और शाहपुर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। भारतीय सेना की माने तो इस महीने यानी 23 दिनों में 37 बार सीज फायर तोड़ा है। एक और पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रमुख गीदड़ भभकी देने में जुटे हुए हैं। भारत का नाम लेने की हिम्मत पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के पास नहीं है। दरअसल ये सब चीन की नापाक चाल है। कमर जावेद बाजवा चीन के टैंक पर सवार होकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। चीन की तीसरी पीढ़ी के मेन बैटल टैंक VT-4 का पाकिस्तान ने आज प्रदर्शन किया है और उसी दौरान पाकिस्तानी जनरल बाजवा ने भारत का नाम लिए बगैर ही कहा कि पाकिस्तानी सेना हर उभरती हुई चुनौती और क्षेत्रीय खतरे से निपटने के लिए तैयार है। जाहिर है चीन और पाकिस्तान मिलकर LAC से LOC तक भारत के खिलाफ हमेशा से साजिश रचते रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन हो या फिर क्रॉस फायर का, पाकिस्तान और चीन हमेशा भारत के पीठ पीछे से वार करने की फिराक में रहते हैं। इस मुद्दे पर कई सवाल हैं, लेकिन पहला और अहम सवाल यह है कि बार बार सीज फायर का उल्लंघन क्यों करता है पाकिस्तान। बार बार सीज फायर का उल्लंघन क्यों करता है पाकिस्तान। क्या सीज फायर के उल्लंघन के पीछे चीन की साजिश है। राफेल के आगे पाकिस्तान को बचा पाएगा चीनी टैंक। इंडिया न्यूज हरियाणा के सवाल हैं कि बार बार आखिरकार क्यों सीज फायर करता है पाकिस्तान और क्या इसके पीछे चीन की साजिश है। ये सवाल हमारे हैं और बड़ी बहस में इन सवालों को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको कुछ अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं जो इंडिया न्यूज हरियाणा की स्क्रीन पर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने कब कब और कितनी बार सीज फायर का उल्लंघन किया और कब कितनी बार ऐसी घटनाओं को उसने उल्लंघन के थ्रू तोड़ा। 1 जनवरी से 7 सितंबर पाकिस्तान ने 3186 बार सीज फायर तोड़ा, यानी कि अब तक के 10 साल का सबसे ज्यादा घटनाएं पिछले 10 साल में ये हुई हैं। जनवरी से अगस्त तक सीमा पर 242 बार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है। नापाक हरकतें जो हम आपको बता रहे हैं, जो राज्यसभा में आज मंत्री श्रीपद नायक के द्वारा ये पूरा ब्यौरा दिया गया था कि LOC पर सीज फायर उल्लंघन की 2453 घटनाएं मार्च से लेकर सितंबर के बीच में हुई हैं और मार्च से अगस्त तक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की 192 घटनाएं हुई हैं। सवाल के जवाब में श्रीपद नायक रक्षा राज्य मंत्री के द्वारा ये जानकारी दी गई थी राज्यसभा में कि 2017 में 971 बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। वहीं 2018 में 1629 बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। वहीं 2019 में 3168, यानी कि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा हो। और पिछले 10 सालों के आंकड़ों की बात करें तो 2019 में अब तक सबसे ज़्यादा सीज फायर की घटनाएं दर्ज की गई हैं। 3000 से ज़्यादा बार पाकिस्तानी सेना ने उल्लंघन किया है। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बिलबिलाया हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण है एयर स्ट्राइक। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने एयर स्ट्राइक करके आतंकियों के जो कैंप थे उनको जो उड़ाया, उसके बाद पाकिस्तान बिलबिला गया है। इन दोनों घटनाओं के बाद पाकिस्तान की कायराना हरकत काफी बढ़ गई है। पिछले 9 महीनों में पाकिस्तानी सेना ने सबसे ज्यादा उल्लंघन किया है सीज फायर का। 17 सालों में सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370
हटाने से भी गुस्साया है पाकिस्तान। इसको ये घटनाएं हजम नहीं हुई कि जिस तरह से भारत ने और खासकर मोदी सरकार ने 370 धारा को एक ही झटके में हटा दिया। 17 सालों में अब तक सबसे ज़्यादा उल्लंघन इन 9 महीनों में हुआ है। बालाकोट जो एयर स्ट्राइक भारतीय सैनिकों के द्वारा की गई और फिर उसके बाद 370 अनुच्छेद जो हटाया गया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद से पाकिस्तान की कायराना हरकतें काफ़ी बढ़ गई हैं। एक तरफ चीन पर प्रेशर, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर, और दोनों ही देश बौखलाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि अब उसे पहले वाला भारत ना समझें। इस बार भारत ज़्यादा आक्रामक है और हर तरह की घटना का, जो भी कायराना हरकतें, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे इस बड़ी बहस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है इस बड़ी बहस में आपका। सबसे बड़ा जो हमारा सवाल है, जो रक्षा राज्य मंत्री ने भी कहा है कि जो सितंबर में घटनाएं सीज फायर की हुई हैं वो काफी ज्यादा हुई हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से चाइना के साथ उनकी एंगेजमेंट हो रही है और एक चाइना की तरफ से जो उनको मोटिवेट किया जा रहा है या उनको बरगलाया जा रहा है या उन्हें कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से भारत को डिस्टर्ब कीजिए। भारत के अंदर जैसे आपने देखा होगा पीछे भी जो शायद ऑडियो हम तक नहीं मिल पा रहा राजीव जी आपका। चेक करता हूँ। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जेटली जी का ऑडियो हम तक नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर परियार साहब भी जुड़े हुए हैं। परियार साहब, लगातार जो सीज फायर उल्लंघन की घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कारण है कि इस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं? क्या कोई चूक हो रही है, या ये प्रेशर बनाने का तरीका है, या कुछ और रीजन है? नहीं, बिल्कुल कोई चूक। देखिए यतेंद्र जी और जेटली साहब को भी मैं नमस्ते करता हूँ, साथ पहली बार हम बैठ रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी तरफ से कोई चूक हो रही है शायद। और सबसे बड़ी वजह काफी मुझे लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम अपने मेहमानों को पहला जो बड़ी बहस में चर्चा ले रहे हैं वो ये है कि जब भी मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो नापाक हरकतें सीमा पर लगातार बढ़ती जा रही हैं। एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन की 2453 घटनाएं हुई हैं 17 सालों में। सबसे ज्यादा सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। दो 2019 में 3168 बार इस तरह की घटनाएं हुई, और अब तक अगर बात करें कि पाकिस्तान क्यों बौखलाया है, तो एयर स्ट्राइक के बाद इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अनुच्छेद 370 भी हटा दिया मोदी सरकार ने एक ही झटके में, जो पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि अनुच्छेद 370 को भी हटा दिया जाएगा। जिसके बाद बौखलाहट होना स्वाभाविक है पाकिस्तान का, जो उसके अंदर बौखलाहट बढ़ी है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान काफ़ी बौखला गया है, और जिसके बाद लगातार सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और इस बार जो अगर आंकड़ों की बात करें, जो रक्षा राज्य मंत्री ने राज्यसभा में जो सवाल के उत्तर में दिए हैं कि 17 सालों में काफ़ी घटनाएं घटी हैं, काफ़ी उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर करके किया गया है। कायराना हरकत लगातार पाकिस्तान की तरफ से बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव साहब, आपसे फिर से वही सवाल जो पहले आवाज की वजह से हम नहीं सुन पा रहे थे। क्या रीजन है जो 17 सालों में आंकड़े, एक तरह से पूरा जो आंकड़ा सामने आया 17 सालों के बाद, सबसे बड़ा आंकड़ा कि पाकिस्तान सच में बौखला गया है?
देखिए भाई, अगर आप पाकिस्तान की पोजीशन देखें तो मेरी आवाज इको कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। हेलो, मेरी आवाज इको कर रही है, मुझे क्लियर नहीं जा पा रहा शायद। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा जैसे ये ऑडियो प्रॉब्लम दूर होगी। परियार साहब, अब शायद आपको हमारी आवाज मिल रही होगी और हमें भी आपकी आवाज मिलेगी, तो क्या बड़ा कारण क्या है? ये कोई चूक है या कोई रणनीति है पाकिस्तान की? मैं आपको जी देखिए, इसके कई पाकिस्तान के कोई तरफ से जो हो रहा है उसमें भारत सरकार की कोई चूक नहीं है जी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जब ठंड का मौसम आने के पहले बर्फ पिघलने जब लगती है, उस पीरियड में आतंकवादियों को भारत में घुसाने के लिए पाकिस्तान ऐसी हरकतें हमेशा से करता आ रहा है। और इस बार क्योंकि पिछले 2 साल से जम्मू कश्मीर में भारतीय शासन का प्रशासन, जिसमें सेना और लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री है, उन्होंने आतंकवादियों पे बहुत जबरदस्त प्रहार किया है जी। तो इस वजह से पाकिस्तान को थोड़ी परेशानी है। दूसरा जो है, जो लद्दाख में अतिक्रमण चीन ने किया है, वो उसमें पाकिस्तान और ये दोनों की मिली भगत है। तो पाकिस्तान जो है वो चीन को सपोर्ट करने के लिए भी ऐसा कर रहा है। रहा सवाल धारा 370 का, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये सारी हरकतें जो इस तरह की हैं वो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में ये जो है वो आज से 15 साल पहले। लेकिन पाकिस्तान तो हर इंटरनेशनल स्तर पर इस बात को जोर शोर से उठा रहा है परियार साहब। दूसरा जो है, जम्मू कश्मीर में भारत ने आतंकवादियों का पूरा सफाया कर दिया है। परियार साहब, आप कह रहे हैं कि 370 हटाने से पाकिस्तान पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा होगा, लेकिन पाकिस्तान तो हर लेवल पर, हर टेबल पर इसको उठाने की कोशिश कर रहा है। वो तो उन्होंने जूनागढ़ को भी अपनी तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी। वो एक माहौल बनाने की बात होती है, पर इफेक्टिव रूप से उनकी सारी कोशिशें ये है कि JNK में अनरेस्ट रहे और आतंकवादियों को फीडिंग करें, पैसा भेजें, हथियार भेजें और आतंकवादियों को अंदर घुसाएं। वो सब हरकतें उनकी काबू में आ गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकार ने ये जो 3 काम किए हैं उसका ज्यादा असर गिरा है बजाय धारा 370 के गिरने का। ठीक है, ठीक है। हमारे देखिए यहाँ पे जो हुर्रियत है, हुर्रियत तो अब नेता नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी फंडिंग बंद हो गई। ठीक है, प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विंग कमांडर रहे हैं बख्शी साहब। बख्शी साहब, क्या केवल जो आतंकवादी घटनाएं जो बढ़ती हैं, जो सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, क्या उनको कवर देने के लिए, आतंकियों को एंट्री कराने के लिए होता है, या कोई और भी रणनीति है इसके पीछे? चलिए मैं आऊँगा बख्शी साहब, आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ पा रही है, मैं आऊँगा आपके पास। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से रंजीता मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता जी, क्या माना जाए कि पाकिस्तान सच में बौखला गया है? जिस तरह से एयर स्ट्राइक बालाकोट में हुई, जो 370 हटाया गया है, ये उसी का परिणाम है? देखिए, बौखलाहट हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही, शायद आप लोगों को और बीजेपी वालों को नजर आ रही है। मैं ये मानती हूँ कि चाइना और नेपाल भी पाकिस्तान के साथ साथ आज हमें आके दिखा रहा है, हमारे एरिया के ऊपर कब्जे कर रहा है। उसके बावजूद हम चुप रहते हैं और हम ये कहते हैं कि वो ना हमारे एरिया में आए, ना उन्होंने कब्जा किया। मैं ये मानती हूँ कि आज देश के हालात क्या हैं कि पिछले 17 साल के अंदर, पिछले 9 महीने में जितने ज्यादा सीज फायर की संख्या बढ़ी है, इसका कारण क्या है? क्या हम पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अपनी सीमाओं को, अपने बॉर्डर को संभाल नहीं सकते? क्या पाकिस्तान हमें बार बार आंख दिखा सकता है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज चाइना जिस तरीके से चारों तरफ इंटरफेयर कर रहा है, चारों तरफ अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, हमें चारों तरफ से सीमाओं को सुरक्षित करना पड़ेगा। और जहाँ पर फीचर 2 तक उनका एरिया था, जो है तो अपना हमारी नदी है, और हमारा फीचर 1 एरिया तक हमारा एरिया था, तो आज मैं पूछना चाहती हूँ कि वो
5,000 सैनिक लेकर फिगर 4 तक पहुंच चुके हैं, जो कि हिंदुस्तान का एरिया था, जो कि हमारा एरिया था। उस 8 किलोमीटर की एरिया के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया और हम बार बार नए एरिया को उनको सौंपकर ये कह रहे हैं कि वो हमारे एरिया में नहीं घुसे। उसके अलावा अगर हम चाइना की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने हमारे जो जमीन है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। तो सबसे खतरनाक है वो है जो लद्दाख का एरिया गलवान घाटी, वहां पर उन्होंने हाइट जो सबसे हाइट में हमारा एरिया था उसको कब्जा कर दिया। और जो नई सड़क का उद्घाटन हुआ है उसके ऊपर सीधा वो अटैक कर सकते हैं, सीधा उसके ऊपर प्रहार कर सकते हैं। और हमने ये बहुत बड़ा नुकसान झेल लिया। उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं चाइना हमारे एरिया में नहीं आया। लेकिन रंजीता जी, कई सारे मोर्चों पर तो चाइना से आगे कब्जा कर लिया है भारतीय सेना ने। मैं यही तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ये हकीकत क्यों दे रहे हैं? आप हकीकत जानना चाहते हैं तो उन बॉर्डर पे जाइए और जाकर वहाँ पर चेक कीजिए किस तरीके से चाइना हमारे एरिया से घुसकर ऑलरेडी बैठा हुआ है और फिर भी हम नकार रहे हैं। जिस तरीके से बालाकोट में जब हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हमारे सैनिक पाकिस्तान के अंदर गए थे और उस पाकिस्तान का वो मानने को तैयार नहीं था कि हम लोग वहाँ पे आए हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान कह रहा है कि चाइना हमारे एरिया में नहीं आया। यानी आप बालाकोट वाली घटना मान रही हैं जो कांग्रेस पहले हमेशा नकारती रही है, सबूत मांगती रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से नेपाल आज हमारे एरिया को अपने नक्शे में इंक्लूड करके आज आपका संविधान से संशोधन करके उसको बुक पे छाप कर अपने नोटों और सिक्कों पे छापना शुरू कर रहा है नया नक्शा, तो ये क्या मैसेज है? चारों तरफ से भारत से नुकसान झेल रहा है, नेपाल सिद्धि खैर हमें आके दिखा रही है। इससे बड़ी जो है हालात जो है हिंदुस्तान से नहीं हो सकते। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को बिल्कुल चाहिए कि इस समय उनको लेसन सिखाना पड़ेगा। आज उनको आंखें दिखानी पड़ेगी। ठीक है रंजीता जी, राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, कांग्रेस प्रवक्ता का साफ तौर पर आरोप है कि कहीं ना कहीं रणनीति में चूक है सरकार की, जो आज जिस तरह की घटनाएं पड़ोसी देशों के द्वारा हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, और यहाँ तक कि नेपाल भी अब आंखें दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की बातों से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता क्योंकि शायद इनके पास जानकारी का अभाव होता है। जब भी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते हैं तो अपने आर्काइव से रिपोर्ट चेक करके नहीं आते। मेरी एक तो आवाज खराब आ रही है, ऊपर से आप बीच में बोलते चली जा रही है। मेरे को आवाज थोड़ी ठीक है, आप बोलिए। जब आप ना तो सुन पा रहा हूँ जी। हाँ, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि एक अच्छी बात ये लगती है मुझे कांग्रेस की, इन्हें विश्वास है कि हमारी सरकार जो काम नहीं कर पाई थी वो ये सरकार करके दिखाएगी। 36,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का जो जमीन थी जी चाइना को दे दी कि राहुल गांधी जी बार बार इस बात को उठाते हैं कि कब लेंगे वो जमीन वापस, क्योंकि इनको चैप्टर अच्छी तरह पढ़ाया। फिर ठीक है, मैं आप मेरे को सुन पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, हमें आपकी आवाज मिल रही है जेटली जी। हाँ, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस है इनको कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के पास ये दम है कि मोदी सरकार चाइना की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती है। यहाँ तो हमारे यहाँ पे खुले दरबार होते थे, कोई भी चाय हमारी लेकर गई और लेकर गई भी चाइना, हमें पता भी नहीं चला, कोई डिबेट नहीं होती थी टीवी पे, कोई खबर नहीं मिलती थी हमें। नरसिम्हा राव सरकार ने कितनी जमीन गिफ्ट कर दी चाइना को, किसी को पता चला क्या? आज जब हम अपनी जिस LAC की बात करते हैं, जो ग्रे एरिया है, उस ग्रे एरिया में भी हम ये कहते हैं कि हम 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं, तो आज चर्चा होती है, हर चैनल पे चर्चा होती है, हर अखबार में इस बात की खबर आती है और ये पूछा जाता है देश के प्रधानमंत्री से कि क्या है, क्या रिपोर्ट है आपकी, कितने हम आगे बढ़े, कितने वो पीछे गए, ये चर्चाएं होती है। तो आज चाइना का जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो इस बात को कि भारत की सेनाएं हमें डरा रही हैं, भारत की सेनाएं हमें मजबूर कर रही हैं, और भारत की सेनाओं के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में हमें कम से कम कांग्रेस से जानकारी नहीं चाहिए। दुनिया के सभी देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ताइवान है, हांगकांग है, वियतनाम है, इन्होंने मान लिया कि चाइना के साथ इस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना या उसको पीछे धकेलना या चाइना के ऊपर ये प्रेशर बनाना अगर ये कहीं मुमकिन है या कोई कर सकता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। और आप सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर्वे करवाया ग्लोबल, ये बीच में क्यों बोल रही है, ग्लोबल टाइम्स ने जब सर्वे करवाया उस सर्वे में भी मजबूत व्यक्तियों में कौन आया? ग्लोबल टाइम्स क्या है? चाइना का सरकारी अखबार, वो भी अगर किसी को मजबूत बता रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बता रहे हैं।
तो मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, ये तो कैक्टस का पौधा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमारे लिए आज की डेट में कैक्टस का पौधा है जो हमने घर में लगा रखा है। हमें पहले इससे निपटना पड़ता है, हमारे कपड़े फंस जाते हैं इसके अंदर, हमें पहले इस अपने कपड़े छुड़ाने पड़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, दुनिया ने माना, ठीक है, कोट कर रहे हैं, लेकिन इशू यहाँ पर ये नहीं है। इशू यहाँ पर ये है, जिन देशों की बात की जा रही है, आपने देखिए नेपाल का हर व्यक्ति ये कह रहा है कि जो भी जमीन, जैसे अभी आपने देखा कि लिमी और लामचा के बीच में जो 9 बिल्डिंगें बना दी गई, वहां पर लिमी और लामचा के बीच की बिल्डिंग का विरोध कौन कर रहे हैं? नेपाली विरोध कर रहे हैं। नेपाली अपने मोबाइल से फोटो खरीद करके खींच करके ला रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा किया और हमें हमारी ही जमीन पे एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो उनकी सरकार चला रहा है, उससे नेपाल की हाई राज है। आज नेपाल के व्यक्ति नेपाल के साथ नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नेपाल के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए। एक व्यक्ति की वजहों से नेपाल की जनता को भी ये त्रासदी भुगतनी पड़ रही है। नेपाल की जनता को अपनी जमीन छोड़नी पड़ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान इतना कमजोर देश है कि उसे मालूम है भारत बार बार उसके घर में जाकर मार कर आता है, और आज उसको ऐसा लगता है कि अपने जो हमारे जो वेस्टर्न पोर्ट है, अगर हम उसमें या राजस्थान से जुड़े हुए हमारी सीमाओं पे चाइनीज सेना को एंट्री देंगे तो हम शायद मजबूत हो जाएंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जी वन रैंक बेल्ट वन रोड की उस वक्त पे भी चाइनीज सैनिकों को पाकिस्तान के अंदर मारा गया और चाइनीज सैनिकों को पसंद नहीं किया जा रहा। और छोट में एक छोटी सी बात और रखूंगा, मैं चाइना पाकिस्तान के चैनल पे डिबेट देख रहा था। पाकिस्तान के चैनल में यह बताया जा रहा है कि भारत की सेना चीनी सेना को थप्पड़ मार मार के भगा रही है। बताइए, थप्पड़ मार के भगा रही है पाकिस्तान, जो कांग्रेस पार्टी का आदर्श देश है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को ऑक्सीजन मिलती है भारत के अंदर राजनीतिक सर्वाइवल की। वो कह रहा है कि भारत की सेना पाकिस्तान पर भारी पड़ी। इन लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो पाकिस्तान पर तो विश्वास कीजिए। आप तो उन्हीं के हिसाब से जीते हैं, आपका वोट उनके हिसाब से निर्धारित होता है, तो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कर लीजिए। उनके चैनल ये बात रख रहे हैं। जो एरिया है वो उस पर कब्जा कर चुके हैं, वो अपने नक्शे में शामिल कर चुके हैं, वो संविधान में संशोधन कर चुके हैं। उसके बावजूद आपकी सरकार जो है वो मैंने मालू सरकार है। इतने आज तक सीजफायर इतिहास में नहीं हो 17 साल में, जितने सीजफायर आपने पिछले 9 महीने में करा दिए। अगर वाकई पाकिस्तान सीजफायर की जरूरत है कि सीजफायर कर रहा है, उनको जवाब देने सीजफायर की जरूरत क्या है? ठीक है, ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है, ठीक है रंजीता जी, ठीक है जेटली जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। परियार साहब, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से अगर पिछले 17 सालों का आंकड़ा निकाला है, जो सीज फायर के लगातार उल्लंघन बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये भी एक रणनीति हो सकती है कि वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम किया जाए, जिससे उसका नुकसान हो, इंटरनेशनल इमेज उसकी खराब हो, कि इसकी सरहदें सुरक्षित नहीं है, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं है? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये इंटरनेशनल इमेज बनाने के लिए पाकिस्तान ये सब कर रहा है। पाकिस्तान का जो है ये लोकल इशू, मैं मानता हूँ कि कश्मीर में उनको हर हालत में अनरेस्ट चाहिए, और उसके साथ में चीन की जो हरकतें अभी हुई है पिछले 6 महीनों में, उससे पाकिस्तान और चीन की आर्मी जो है, अभी तक पाकिस्तान की आर्मी इंडिपेंडेंट पाकिस्तान कंट्रोल करती थी और उसको अमेरिका का वरद हस्त था, मरा उल्टा हो गया। जब लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा रिटायर्ड जब से सीपीसी चेयरमैन बने हैं, वो क्लियर वो है कि जो इतने अरबों डॉलर की, जो बिलियन डॉलर्स की जो योजना है, वो आर्मी को उन्होंने दे दी है। तो अब चाइना ने आर्मी को अपने साथ में पाकिस्तान आर्मी को कर लिया है, और पाकिस्तान आर्मी और पीएलए मिलके जो है वो भारत को दोनों तरफ से दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक उनकी लंबी सोची साजिश है, और उसमें वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, मगर उनका जो सारा अटैक जो है वो बेसिकली वो गिलगित बाल्टिस्तान को बचाने का है, और ताकि उनका सीपीसी से वो जाके बलूचिस्तान कंट्रोल करे, और अल्टीमेटली अफगानिस्तान में तालिबान पीस टॉक जो चल रही है उसमें भी चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। तो ये उस एंगल में आप देखिए, लोकल एंगल में ये है आतंकवादियों को घुसाने का, और वो होता है उसके लिए कर रहे हैं। रहा सवाल भारत की इमेज का, तो वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में भारत की इमेज बहुत अच्छी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी हुई है, उन इलाकों में हमारी कूटनीति सफल होती दिखाई देती है। मगर जो पड़ोसी देश हैं, जिसमें नेपाल, म्यांमार,
भूटान और मालदीव, लंका आते हैं। मैं समझता हूं कि वर्तमान भारत सरकार उसमें सफल नहीं हुई है। उसमें हमें अपना अवलोकन करने की, पुनरावलोकन की बहुत जरूरत है, ताकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ में हमारा विश्वास जिस तरह से बढ़े सीज फायर और की वो भारत घटनाएं के बढ़ी खिलाफ हैं, ना क्या करें, इसके जैसा पीछे नेपाल चीन खड़ा की भी हो गया, साजिश जो है? बहुत बड़ी और क्योंकि समस्या परियार है। साहब कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत की इमेज को नुकसान पहुंचाने का उनका इरादा नहीं है, तो क्या रणनीति है चाइना और पाकिस्तान की इस तरह की घटनाएं करने की? केवल आतंकवादियों को अंदर एंट्री कराना तो होगा नहीं, मकसद तो कुछ और भी होगा। ये आतंकवादियों को अंदर कराने की एक नीति है जी, दूसरी नीति है हमारी आर्मी को अरेस्ट करने की। जी, दोनों मिलके कर रहे हैं। जी। उन्होंने ये पॉलिसी बनाई हुई है और इनकी पॉलिसी पे वो अमल कर रहे हैं। जी, जो भाई अपने दुश्मन के खिलाफ जो ढंग से पॉलिसी बनाएगा उसका नतीजा निकल रहा है कि हम लोग हैरान हैं, उसमें कोई बात नहीं है। पर हमारी जो ताकत है वो इतनी है कि हम इनको टू फ्रंट वॉर, हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं। जी। बात सारी ये है, ओनली थिंग है कि हमको जब ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम खत्म करनी चाहिए थी, हमने उस समय चूक कर दी। जब ये भी उन्होंने 90 से शुरू कर दी थी, हमने सब स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया। हम आपकी इन सारी चैनल पे इंडिया न्यूज में कहता आ रहा हूँ कितने सालों से, मोर देन 10 ईयर्स नाउ, कि हमको पीओके लेना चाहिए था। उस समय हमने चुप कर दी। हम तो सारे के सारे उनको, जब तक आप एग्रेशन नहीं दिखाओगे तब तक आप कुछ काम के नहीं रहोगे। और यही प्रॉब्लम रही है कि उन्होंने इतना अंदर आके आतंकवादियों ने ठिकाने बना लिए हैं, स्लीपर सेल्स बना लिए हैं, पूरे हिंदुस्तान में छा चुके हैं, ये कब बनाए हुए हैं। और कश्मीर का मुद्दा इन्होंने स्टार्ट किया है, रिलीजन के बेस पे है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान भी रिलीजन से पैदा हुआ है, वो दूसरी बात है। पर क्वेश्चन ये, हम उसको कर सकते थे, पर अब जो हमने करना शुरू किया है वो अभी भी देर नहीं आई है, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी हम उनको ठीक कर सकते हैं और हमने करना शुरू कर दिया है। और चाइना को हमारा जो ओन फुडिंग मिल रही है चाइना को, जो कि हमने इतने जो भी हाई ग्राउंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, चाइना को ये डर है कि आर्मी एयरफोर्स इकट्ठी ना इंडिया के उसके ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि चाइना के पास में लॉजिस्टिक बहुत लंबा है, वो पाकिस्तान पे इतना डिपेंड नहीं कर सकता। तभी वो पाकिस्तान को के साथ मिलके उससे ये सारे एरिया में काबू करके और उनके एयरफील्ड को एक्टिवेट करना चाहता है। वो छोड़िए, चाइना उत्तराखंड में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये पूरे के पूरे इलाके में इस समय जो है उनकी एग्रेसिव पॉलिसी है। अगर हमारी एग्रेसिव पॉलिसी हुई होती तो हम हमारा फेस दूसरा होता, क्योंकि हम शांति प्रिय अपने को कहते हैं। ये मेरे को पता नहीं हम शांति प्रिय है कि नहीं है, पर हम अपने आप को कहते जरूर रहे हैं शांति प्रिय है, शांति प्रिय, क्योंकि मुगलों के बाद और अंग्रेजों के बाद। तो बख्शी साहब, आपको क्या लग रहा है, अभी अग्रेसिव नहीं है भारतीय सेना? अभी भी मेरे हिसाब से इतना एग्रेशन नहीं है जितना होना चाहिए जी। अभी ये 29-30 की जो है, ये पहली बार मैंने देखा है और मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं मिठाई बांटना चाहता था। और मैं यही वेट कर रहा हूँ कि अब अपना अक्टूबर 18-20 से आने से पहले हमको हाई ग्राउंड 4 या 5। तो एग्रेसिव होने की क्या वजह क्या हो सकती है कि जितना आप चाहते हैं उतना नहीं हो पा रही है भारतीय सेना? रीजन क्या है? लोग जो है, क्या पॉलिटिकल प्रेशर? भारतीय सेना पे छोड़ दिया जाए तो अभी तक लोग खाना गए होते। भारतीय सेना नहीं कर रही, ये देश की नीतियां हैं और ये देश की 30-40 साल पुरानी नीति की बात कर रहा हूँ। ये तो अब जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अब हम नीतियां ठीक करने में लगे हैं। ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर इतना ज्यादा है, वो होने नहीं दे रहा। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। ठीक है रंजीता जी, आपने सुनी बख्शी साहब की बात। उनका कहना है कि 30-40 साल पुरानी नीतियां हैं जो अब ठीक हो रही हैं, जो धीरे धीरे ठीक की जा रही हैं, जो भारतीय सेना को जूझना पड़ता है इस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से, जो ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं, ये पुरानी देन है। ठीक है बख्शी साहब जी, बख्शी साहब मैं आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा जी। रंजीता जी, यही मोदी सरकार कहती है, यही डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पुरानी नीतियों का बोझ इतना है कि जिसका खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ रहा है और आर्मी भी। मैं आपको यही तो मुझे जानती हूँ कि आज इनकी मेजोरिटी की सरकार है, इनके ऊपर किसका बोझ है? आज भी जो अग्रेशन दिखाना चाहिए क्यों नहीं दिखा रहे? पिछले 12 साल तो आज तो अग्रेशन दिखा रहे हैं ना, क्योंकि
तभी चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, तभी चाइना के सामने भारतीय आर्मी सीना तान कर खड़ी है। क्या ये कम है क्या कि ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना ने कब्जा किया है, उसके अलावा 6 अलग से जो चोटियां हैं उन पर भारतीय सेना ने कब्जा किया है? ये कम थोड़ी किया है भारतीय आर्मी ने। लेकिन रंजिता जी, मानना तो चाहिए ना कि पिछली नीतियां, जिस तरह से बख्शी साहब कह रहे हैं साफ साफ कि पिछली नीतियां जो 30-40 साल से चली आ रही हैं वो बड़ी जिम्मेदार हैं। जी, की सरकार थी तब क्या उसकी हिम्मत पड़ती थी? जब भी केस हुआ है जवान घाटी के अंदर 2005 तो पिछला इतिहास भी रंजिता जी गवाह है कि क्या क्या हुआ, किस तरह से कब्जा किया चाइना ने, किसकी सरकार में किया। मैं आपको बोल सकती हूँ, आपको ना तो आपको वक्ताओं को बोलने देंगे ना जनता को बोलने देंगे, क्योंकि आप सुनना ही बीजेपी की व्यवस्था है। 2005 के अंदर फ्लैग डील एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद बैनर लेकर जो जब कैसे होता था तो दूसरी जो सैनिक थे उनको फ्लैग उनको बैनर दिखाकर दूर किया जाता था। अब 2017 के अंदर इतना लंबा फ्लैग ऑफ चला कि 73 दिन तक जो है वो आमने सामने बैठे रहे और पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद अंजाम क्या हुआ? आज वो धीरे धीरे करके अपने हौसले बढ़ा रहे हैं, अब पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और ट्रेंड क्या आ रहा है कि 2013 के बाद ये घटनाएं हैं जो बढ़ती जा रही है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पहले कभी 21 दिन कभी 23 दिन इससे ज्यादा फ्लैग ऑफ फेसअप नहीं होता था, और पिछले 9 महीने के अंदर बार बार ही घटनाएं बढ़ने के कारण 73 दिन तक फेस ऑफ चल रहा है और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। डोकलाम इलाके के अंदर जो अभी लेटेस्ट फेस ऑफ हुआ था उसके बाद जो है चाइना के हौसले और बढ़ रहे हैं। आज वुहान शहर में कोरोना का कहर होने के कारण पूरा देश जो है सफर कर रहा है, उसके बावजूद जो है जब चाइना पे दबाव पड़ता है वो तब तक एग्रेसिव होता है। आज जिन इलाकों के अंदर वो घुस कर आकर बैठ गया है, वहाँ पर जो गैर सैनिक उन्होंने आकर बिठा लिए हैं, उसके बारे में मोदी जी का गेट किसी का क्या जवाब है? देखिए, जवाब जेटली जी बैठे हैं, जो आप सवाल कर रही हैं उसका जवाब देने के लिए। जी राजीव जी, रंजिता जी के सवालों का जवाब। ठीक है रंजिता जी, ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए रंजिता जी। जी नहीं, जवाब पहले बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। राजीव जी शोर शराबा मचाते हैं टीवी चैनल का। उसके अंदर हमारा बिजनेस होता था, जहाँ पर बाइकर्स को सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आना जाना अलाउड था, हमारा व्यापार होता था। आप देखिए कि उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने वो टाइम रिड्यूस 7 घंटे कम कर दिया। अब हमारे व्यापार को 7 घंटे कम मिलेंगे और वहाँ पर लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, तो उसके ऊपर आप इनसे पूछिए ना, इनका जवाब क्या है? ठीक है, अभी मुद्दे पर आते हैं ना, जो जिस पर बड़ी बहस चल रही है अभी उस पर आते हैं। जी राजीव जी। देखिए, मैं बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने बात करी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जितना मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, बात तो चाइना और पाकिस्तान की हो रही है। आपको ये पता होगा, अभी तो हमारे बीच में बहुत सारे एक्सपर्ट भी बैठे हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, वैसे आपसे और हम सबसे ज्यादा जानकारी इनके पास होगी। आपको पता है कि जब भी कोई अधिकारी अपने लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता था भारत के साइड में, बॉर्डर पे, LAC पर, तो उस अधिकारी को धमकाया जाता था। दौलत बेग ओल्डी जब हवाई पट्टी बनाई गई, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने उनको क्या बोला? यार ये तरीका नहीं, ये बदतमीजी, आपकी बात पूरी तरह से बोलने वाला तरीका नहीं है। आपने पूरा भाषण दिया, मैंने सुना आपका भाषण, 5 मिनट तक भाषण देती रही, मैं सुनता रहा आपका भाषण। ठीक है राजीव जी, मैं केवल ये कह रहा हूँ जी, आप ये तरीका नहीं है, या तो इनकी आवाज बंद करिए, तो चर्चा हो नहीं पाएगी ना। ये गली कूचों में जैसे लड़ाई करती है ना महिलाएं, ये वैसे लड़ाई कर रही है, यहाँ बैठे बात नहीं करना चाहती। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दौलत बेग ओल्डी में जब अधिकारी ने, जो एयरफोर्स के ऑफिसर ने हवाई पट्टी बनाई, तो उसके बाद क्या सुनना पड़ा? तब डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम ऐसा काम नहीं करना चाहते, हम चाइना से पंगा नहीं लेना चाहते। मतलब कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाइए, अपने दरवाजे खोल के रखिए, चाइना को जितनी जमीन चाहिए वो जमीन उसको दे दीजिए। ये पॉलिसी होती थी, जिसके चलते हमारी कितनी हजारों किलोमीटर की, वर्ग किलोमीटर की जमीन जो है वो चाइना के पास चली गई, कोई उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाया गया। आज आप कह रहे हैं, पूरी दुनिया के देश ये बात समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्लोजली वॉच भी कर रहे हैं कि LAC, जिसको ग्रे एरिया कहा जाता है, जिसको राहुल गांधी जी बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, LAC के अंदर भी आज हम जो ब्लैक टॉप पे बैठे हैं जाकर के, आज चाइना की इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है कि उनको ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से विफल हो गए, हम हार चुके हैं।
जो इंडियन स्ट्रेटेजिकली हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। हम हर ग्राउंड पे, चाहे वो आर्मी का ग्राउंड हो या एमईए लेवल पे हमारी डिस्कशन हो, दोनों लेवल पे, चाहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, आप जैसा आपने देखा रशिया के अंदर कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी जिस तरीके का, ये क्या है, हेलो 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 जी अपनी बात कहिए जी। नहीं, ये बीच में मेरे थोड़ी सी ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रही, किसी महिला की आवाज आ रही, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को बोलने दीजिए तो मैं फिर जवाब दे पाऊंगा। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि आज हमें जवाब कांग्रेस को नहीं देना है, हमें जवाब देश की जनता को देना है। और देश की जनता बहुत बेहतर समझती है कि भारत की सेना, जो आज तक, भारत की सेना बहुत सक्षम सेना थी, भारत की सेना को केवल इशारा चाहिए था, सरकार से मोटिवेशन चाहिए था, वो नहीं मिला था उन्हें आज तक। और जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट आते हैं वो अपनी अपनी बात बताते हैं कि किस तरीके से मुझे सरेंडर करने के लिए कहा गया, मैं नहीं चाहता था, बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आई। एक ऐसा इंसिडेंट आपने देखा होगा सिक्किम में, नथुला पास में हुआ था। नथुला पास में एक अधिकारी ने पूरी स्टोरी लिखी है आपने कि कैसे उनको दबाया गया, कैसे उनसे सरेंडर करवाया गया। जहां पर चाइनीज पीछे जाने के लिए तैयार थे, वहां पर भी उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। तो ये सरकार सरेंडर करने वाली सरकार थी। नेहरू जी ने देश की आजादी के बाद एक मंच सजाया था, उस मंच में अपने आप को विश्व लीडर बनाना चाहते थे, विश्व नेता बनाना चाहते थे, जिसकी महात्मा गांधी जी ने भी खिलाफत करी थी। और उसी के चलते यूनाइटेड नेशन के अंदर चाइना को जगह मिली थी, क्योंकि नेहरू जी चाहते थे मैं किसी तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित हो जाऊं। अरे आप लोगों ने अपने आप को स्थापित करने के लिए देश का बेड़ा गर्क कर दिया। पहले आपने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया, उसके बाद आपने चाइना को यूनाइटेड नेशन में लेके गए, और उसी चाइना को, जिस चाइना ने आपके ऊपर अटैक करा, जिस चाइना के बारे में वल्लभ भाई पटेल साहब पहले कह चुके थे कि नेहरू जी आप गलती कर रहे हैं, नेहरू जी आप गलती कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन नेहरू जी तो लाडले बच्चे थे, नेहरू जी लाडले बच्चे थे, प्यारे बच्चे थे किसी के, उनकी वजहों से उनको पूरी सरेंडर करने की छूट मिली होती थी, जो भी करना चाहते थे वो कर सकते थे। आखिर में महात्मा गांधी जी को भी कहना पड़ गया, नेहरू जी आपकी गलतियों का खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा। और हम भुगत रहे हैं उस बात को आज भी, आज भी देखिए, बहुत दूर नहीं जा रहे। एंटनी साहब करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, एंटनी साहब ने किसको धमकाया, एंटनी साहब ने क्यों बोला अधिकारी को कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया होता तो आज भारत की सेनाओं को इतना जद्दोजहद क्या करना पड़ता। अब देखिए आज कैसे बन रहा है, आज कैसे हमारी सड़कें दौलत बेग बन जा रही है। असली दिक्कत क्या चाइना की और कांग्रेस की, दोनों की एक ही दिक्कत है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कैसे हो गया यहाँ पर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक उससे पहले हुई, लेकिन इसके बावजूद भी घटनाएं थम नहीं रही है। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। जो प्रेशर बनना चाहिए था वो कुछ दिन तो दिखाई दिया, लेकिन अब एक बार फिर से जो रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं हो रही हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऐसी स्ट्राइक की जरूरत है, कड़ा मैसेज देने की जरूरत है जो सरकार नहीं दे पा रही है। कहीं कोई गड़बड़ है कि पाकिस्तान मान ही नहीं रहा, कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। 5.6 इंच का हो चुका है, इसलिए नहीं दिखा पा रहा। ठीक है रंजिता जी, मैं आऊंगा आपके पास, परिहार साहब से बात कर रहा हूँ जी। इसे पूछे कौन सी दुकान से खरीद के लाते हैं और कौन से शहर से निकाल के लाते हैं। परिहार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद परिहार मिल रही है जी। तो परिहार जी, सवाल मेरा यही है, पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर एयर स्ट्राइक हुई, तो कुछ समय उस समय तो असर दिखाई दिया, लेकिन अब असर फिर से बेअसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की घटनाएं, जो चाहे वो घुसपैठ की बात हो, चाहे ये सीज फायर उल्लंघन की बात हो, लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो यानी कि जो स्ट्राइक है वो बेअसर हो गई, उनका प्रभाव खत्म हो गया। देखिए, अगर मैं भी बचपन में काफी खेती बाड़ी मैंने देखी हुई है। आप बागड़ लगाते हैं और बागड़ बढ़ती है तो ऊपर से बागड़ थोड़ी सी साफ करके हेज कटिंग कहते हैं। वो जो जड़ है और बागड़ है वो तो वहीं की वहीं है। तो ये जो स्ट्राइक जो है, सर्जिकल स्ट्राइक का एक सिंबॉलिक इफेक्ट होता है, इसका कोई बहुत लंबा इफेक्ट होना नहीं है। वहां पर कई लॉन्चिंग पैड है, आपने एक लॉन्चिंग पैड आतंकवादियों का कर दिया, अब वो दूसरी जगह से शुरू कर देंगे। पूरे पीओके में वो उनके लॉन्चिंग पैड्स लगे हुए हैं। तो ये एक सिंबॉलिक था, ये दिखाता था कि भारतीय सिंबॉलिक का क्या कोई मनोवैज्ञानिक कोई असर नहीं होता, मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ता, हमारी तरफ से हुई नहीं। तो ये हमारी सबसे बड़ा, हमें जब तक आप नहीं, आप देखिए, जब तक आप
नीलम वैली को कैप्चर नहीं करेंगे ये घटनाएं होती रहेंगी। और नीलम वैली को कैप्चर करने का भारत की तरफ से अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है कि नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। तो असली लड़ाई हमारी जो ये है कि गिलगित बाल्टिस्तान और उससे लगा हुआ पीओके का एरिया जो है वो वहां पर आपको जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे ये सब चलता रहेगा। और जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ताओं ने इतिहास को अपने साथ रखा उससे मुझे बहुत आनंद आया कि किसी भी चीज को किस तरह से अपने एक गिलास में आधा पानी भरा है आधा खाली है करके दिखाया। तो ये जो दौलत बेग ओल्डी का जो किस्सा है ये एयर स्ट्रिप सेकेंड वर्ल्ड वार की है। ये ना कांग्रेस ने बनाई ना दूसरी पार्टी ने बनाई। 62 के बार में ये यूज हुआ था। उसके बाद में वहां पर जो है ये जो स्लगलन होते हैं लैंडस्लाइडिंग होती है उससे ये खराब हुआ था और 1968 से फिर दोबारा बन गया है। 2008 में ये एक्टिव हो गया था। और जो ये एयर मार्शल को क्लेम किया जा रहा है उनको कोई न कोई वो वहां पर फ्लाइट लेके गए थे, ये पूछा गया था कि आपने इसका क्लियरेंस लिया कि नहीं। स्ट्रिप तो पहले से ही बने हुए हैं। और रहा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का तो सारे बनते जाते हैं, लंबी प्रोसेस है। कोई देश एक साल में बनता नहीं है, पूरे 70 साल में लगता है। बख्शी साहब जिस तरह से परियार साहब कह रहे हैं कि जब तक पीओके वाला जो हिस्सा है उस पर उसे कैप्चर नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। सदन में भी जब गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि जब वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें पीओके भी माना जाए, तो क्या लगता है कि सरकार में हौसला है या सरकार रणनीति बनाएगी पीओके को कब्जे में लेने की? बन गई है जी, ये रणनीति ऑलरेडी रेडी है जी। और ये सब करेक्ट टाइम देख रहे हैं। ये तो हम पुरानी जो हमारी नीतियों को पहले उतार रहे हैं, पुराना बड़ी धूल झाड़ रहे हैं लोग जी। और तब अब बात बनेगी। नहीं तो ये जो आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक के जनरल परिहार बोल रहे थे, भाई एक स्ट्राइक से कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो आप निरंतर 3-4 करते एक साथ और हर महीने एक तो करिए, फिर उनके पाँव खड़ने शुरू होंगे। पर बेसिकली जब तक आप पीओके को नहीं कैप्चर करेंगे ये मामला चलता रहेगा, चाहे आप नीलम घाटी से करिए चाहे कैसे करिए। और दूसरा है अब जहां पर ठिकाने हैं वो आप उनको उड़ा सकते हैं, पर इस समय हमको मौका ढूंढ रहे हैं और वो आगे मौका अब किसी भी दिन आपको खबर आएगी कि हमने जो अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान को पता चल गया है। और ये हम गड़ी बातें नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे पहले 30-40 साल पहले क्या हुआ, क्योंकि कोई बात नहीं, अब नहीं बोलना चाहिए। आपको जो करना है हम बता रहे हैं, ये सब कुछ होने वाला है। अगर तो बात पीसफुली हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगर टू फ्रंट वॉर होती है तो पीओके लेना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होगा। यानी कि पीओके ही लेना होगा, तभी इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं। जेटली साहब, अमित शाह जी ने तो सदन में बोला था, बड़े तेवर के साथ बोला था कि जब वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पीओके उसमें आता है, लेकिन हालांकि जब भी इस तरह का कोई भी मूवमेंट होगा, कोई भी अभियान चलाया जाएगा तो सरकार बता कर नहीं करेगी, जिस तरह से 370 को हटाया गया। लेकिन क्या उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, मैं एक बलूच ऑथर को कोट करना चाहता हूँ। बड़े फेमस बलूच ऑथर हैं जो चाइना में बहुत फ्रिक्वेंट विजिट करते हैं और वो जो फॉरवर्ड एरियाज हैं चाइना के जो हमारे एलएसी के पास पड़ते हैं उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करके भी आए हैं, फिजिकल वो देख कर आए हैं वहाँ क्या चल रहा है जी। उन्होंने एक बड़ी एक स्टोरी लिखी है जो स्टोरी इंटरनेशनली पब्लिश हुई है। उन्होंने कहा कि भारत स्ट्रेटेजिकली जिस तरीके से अपनी काम कर रहा है वो चाइना को इस बात का खतरा नहीं है कि एलएसी में क्या होगा, किसके पास कितने फिंगर्स जाएंगे। उनका असली खतरा यह है कि उनका जो हाईवे, क्योंकि जहां पर आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, जो उनका नेशनल हाईवे जो पीओके तक जाता है, जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर तक जाता है, जो जहां पर जो टच करता है, अगर वो हाईवे की दूरी कम हो गई तो चाइना को सबसे बड़ा खतरा है कि पूरा का पूरा एरिया जो वो भारत के कब्जे में चले जाएगा। ये उनका कोट है, ये मैं आपके खर्च से नहीं कह रहा हूँ, ये ऑथर जो बलूच है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से चाइना की घबराहट किस बात को लेकर के। चाइना को बड़ा आर्थिक तौर पर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारत उभरते हुए एक और परियार साहब बहुत सीनियर वरिष्ठ साथी है हमारे। परियार साहब ने कहा कि किसी अधिकारी से ये पूछा गया था क्या आपने दौलत बेग ओल्डी का जो हवाई पट्टी है उसकी मरम्मत करी कि नहीं करी। नहीं सर, परियार साहब 2008 में एंटनी साहब के ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ये कोटेड है कि उस वक्त उस अधिकारी से जस्टिफिकेशन मांगा गया था कि आपको इसको दुरुस्त करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आप तो सीनियर अधिकारी हैं तो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे। बावजूद उसके ऑन रिकॉर्ड है ये बात।
कि एक अधिकारी को जस्टिफिकेशन देना पड़ा था। मतलब आप अपने एरिया में भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार उन्हें प्रेशर कर रही है कि ये काम आपने क्यों किया। रंजीता जी अच्छे से बता पाएंगे? मैं करेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंटेड है, मैं केवल वही बात कर रहा हूँ। तीसरी बात देखिए, हमारे रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितने मजबूत हुए हैं। आज देखिए, सारे हम क्वेट की बात करते हैं तो क्वेट में भी देखिए, पहले हम केवल 3 देश थे, आज क्वेट में भी 4 या 5 देश आ गए, और भी देश उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाइना की विस्तारवादी नीति से परेशान है। वो चाहता है कि चाइना का इलाज होना चाहिए। और हमने आर्थिक तौर पे भी, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी और डिफेंस फ्रंट पे भी हमारी जो आर्मी है, हमारी सेनाएं जो है, जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी, उन्हें पता है कि देश की सरकार उनके साथ है, और जब भी कोई भी कदम चाइना की तरफ से उठाया जाएगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ये बात उन्हें मालूम है। अब उन्हें पीछे देखने की जरूरत नहीं है कि हमारी जो सरकारें हैं वो क्या संदेश देती हैं, कितना हमें पीछे हटने के लिए बोलती हैं, कितने दरवाजे खोलने के लिए बोलती हैं। ये संदेश ठीक है, माकूल जवाब दिया जाएगा, और ये कई सारे स्तर पर दिखाई भी दे रहा है जिस तरह से सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है। लेकिन रंजीता जी, सवाल तो आपकी तरफ भी आ गया कि किस तरह से अपने ही अधिकारियों को, आर्मी के अधिकारियों को काम करने से रोका गया, मरम्मत, हेलीपैड की मरम्मत करने से रोका गया। एक खबर और आई थी जब रक्षा मंत्री ए के एंटनी साहब थे कि केवल 10 दिन का ही गोला बारूद, जब नई मोदी सरकार जब आई थी तब ये सारी जो CAG की रिपोर्ट आई थी तब ये खुलकर आई थी सामने। देखिए, जो भाजपा के द्वारा रचित अपना मन में माना इतिहास, जिसका गुणगान झूठ का ये करते हैं चैनलों पर बैठकर। अरे आपको पता नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा था भूपेंद्र जी, जब इनको कोई जानकारी नहीं है तो ये बात करके आते हैं अपने ऑफिस में, डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था, तो हम आपको जवाब दे पाते हैं। अब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, आप कोई ऑथेंटिक बात नहीं करना चाहते, राहुल गांधी की जैसी बातें करते हैं। आप तो समझदार लोग हैं, आप तो राहुल जैसी बातें करते हैं, आप तो अच्छी बात कीजिए करते के अंदर ऑलरेडी चाइना घुसकर इतनी हाइट में बैठ चुका है कि जो नई सड़क बन रही है उसके ऊपर वो कभी भी गोलाबारी कर सकता है और हमारे ऊपर हमला। ठीक है, समय खत्म हो चुका है। ठीक है रंजीता जी, ठीक है, समय, बड़ी बहस का जो समय था वो समय खत्म हो चुका है। आप सभी मेहमान हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़े, और बड़ी बहस में चर्चा यही हुई कि जिस तरह से चाइना हो या पाकिस्तान हो, पाकिस्तान का जो सीज फायर उल्लंघन का जो रिकॉर्ड पिछले 17 सालों का इस साल सबसे ज्यादा है, वो साफ है कि चाइना कहीं ना कहीं पीछे उसके लिए रणनीति बना रहा है, कहीं ना कहीं भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय नेतृत्व, चाहे राजनीतिक तौर पर कहें या सैन्य तौर पर कहें, जो सैन्य नेतृत्व है वो इन दोनों को ही मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना।